टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद माननीय बृजलाल जी। श्रीमती सुल्टा देव, मेडन स्पीच। नमस्कार ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मुझे इस बिल के जरिए कुछ बोलने के लिए देने के लिए। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी का, जिन्होंने मेरे ऊपर आस्था रख के मुझे इतने बड़े सदन में भेजा, जो अगस्त हाउस में, जहाँ मैं कुछ बोल सकती हूँ। सर, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। ये एक ऐसा टर्म है, बस आदमी ही नहीं है वसुधैव कुटुंबकम में, इसमें मेरे ख्याल से पशु भी है, पेड़ पौधे भी है, नदी नाल भी है, सब कोई है। इस वजह से क्या होता है कि ये वसुधैव कुटुंबकम, हम सबका केयर करना चाहिए, हम लोग को सबको हमको बांध के रखना चाहिए, सबको जोड़ के रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इससे पहले डिस्कशन नहीं हुआ या इससे पहले नियम नहीं बना। नियम भी बना है, कानून भी है, मगर तब मुश्किल होता है जब नियम को हम लोग पालन नहीं करते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। तो जितना भी कड़े से कड़े नियम बनाया जाए, नियम हम लोग बनाते हैं, लोकसभा में भी डिस्कशन करते हैं, अपर हाउस राज्यसभा में भी करते हैं, विधेयक आता है, फिर पास होता है, फिर नियम बनता है, मगर हम लोग जो है, जो नीचे पालन करने वाले हैं, वो उसको पालन नहीं करते। मैं नहीं बोल रही हूँ कि पालन करना सिर्फ उसको देख रेख करना, मतलब वो जो प्रोटेक्शन के लिए पुलिस है कि ये है, जो हम सबका ये दायित्व और कर्तव्य रहता है। जो ह्यूमन है, हम सबको लेके चले। भगवान ने जब ह्यूमन बनाए, जब आदमी बनाए, वो इतना सोच समझ के बनाए कि ये सबसे बुद्धिमान जीव है जो सबको साथ में लेके चले। ऐसा नहीं है कि ये जो नियम है हम लोग के लिए बहुत पहले से, मैं अगर आपको उदाहरण दूंगी तो बहुत पहले से भी देखा जाए तो ये नियम है, क्योंकि हमारे सारे भगवान जो है ना, वो किसी किसी एनिमल और पक्षी पशु से जुड़े होते हैं, वाहन के तरफ से। वाहन हम लोग उनको बोलते हैं, क्योंकि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज थे, उनको लगता था कि सारे पशु पक्षी कहीं ना कहीं अगर विलुप्त ना हो जाए, इसके वजह से वो लोग भगवान के साथ में उनको जोड़ के रखते थे, उनके वाहन के। क्योंकि जब हम लोग उनको पूजा करेंगे, कम से कम हम लोग उनको नहीं मारेंगे। ऐसा भी नहीं है कि बस पशु पक्षी रहते थे, कितने पेड़ पौधे भी हैं जो हमारे जो पूजा पाते हैं, जैसे नीम है, जैसे बेल है, जैसे तुलसी है, ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे भी है। इस तरह से हम लोगों को सिखाया जाता है कि हम लोग कैसे करके हमारा जंगल को रखें, हमारे पेड़ पौधों को रखें, और हमारे जो एनिमल्स और पक्षी है, रेप्टाइल्स है और मामाल से, सबको हम कैसे केयर में रखें। हम लोग उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं। ये उड़ीसा जो है, हम लोग को आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर हमारे 19 सेंचुरीज है, 2 नेशनल पार्क्स है, 2 टाइगर रिजर्व्स है, 3 एलिफेंट रिजर्व्स है, 1 बायोस्फीयर भी है। और उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आपको टाइगर भी मिलेगा, आपको एलिफेंट भी मिलेगा, आपको ऑलिव रिडले भी मिलेगा, और आपको इरावदी डॉल्फिन भी मिलेगा चिलिका में। जो चिलिका लेक होता है, वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश सॉल्ट लेक होता है, जो ओडिशा में, जहाँ अभी भी अगर चलेंगे तो वहाँ पर लाखों के हिसाब से अगर देखा जाए माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं। हम लोग उसका बहुत ख्याल रखते हैं, कैसे करके वो वहाँ पर जो 4 महीने के लिए आते हैं, बहुत सारे हमारे सरकार ने, नवीन पटनायक जी ने वहाँ पर गार्ड्स रखे हैं, लोकल पीपुल जो है उन लोगों को भी रखे हुए हैं, किस तरह से उनको ठीक से कोई मारे नहीं, कोई खाए नहीं। जो बोल रहे थे अभी एक भैया हमारे, जो मेडिसिन के लिए भी कुछ लोग पक्षियों को मार देते हैं, कुछ पौधों को भी मार देते हैं, उनको जगने के लिए हमारे पास में बहुत सारे हैंड्स भी है।
अगर देखा जाए हमारे पास में बस ये नहीं है, इरावदी डल्फिन के अलावा हमारे पास में क्रोकोडाइल भी है, जो स्वीट वाटर क्रोकोडाइल है, मगर और घड़ियाल बोलते हैं, और क्रोकोडाइल जो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जिसको हम बोला बोलते हैं, जो बोला कुंभीर है वो हमारा मास्कट था, गौरी मास्कट भी था। अगर देखा जाए जो भारत क्या पूरे विश्व में मिलानेस्टिक टाइगर जो है ना हमारे यहाँ पर कहाँ पर जहाँ सिमलीपाल है वहीं पर मिलते हैं। और हम लोग देखते हैं जो ऑलिव रिडले है, इस साल 5 लाख ऑलिव रिडले का जो नेस्टिंग होता है वो प्रजनन प्रक्रिया में ऋषिकुल्या में भी हुआ, और गहीरमथा में भी 5 लाख ऑलिव रिडले ने अपना अंडा दिया। और उसके लिए भी हम लोग वहाँ पर लोकल कमिटीज़ बनाए हुए हैं कि इस तरह से उनको प्रोटेक्शन में रखें, कैसे उन लोग को ठीक से रख सके और ठीक से उन लोग समुद्र में जाए। उस टाइम में फिशिंग करने के लिए भी मना किया गया है गवर्नमेंट से। बहुत सारे काम हैं। वही मैं बोली, एशिया का जो सबसे बड़ा लेक चिल्का लेक है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो सारे प्रजाति का भी आप लोग को मिलेगा वहाँ पर, इसलिए उनका भी अभी बोल रहे थे। जो जलकुंभी है ना, जो डाल लेक में दिखाया जाता है, वो जलकुंभी हमारे चिल्का लेक को भी प्रदूषण कर रहा है। कुछ ना कुछ करके सबके लिए वहाँ पर वो व्यवस्था बनाना चाहिए, कैसे वो जलकुंभी को समूल विनाश कर सके, जैसे कि सारे जो वहाँ पर जो मछली है, जो कुछ है, जो वो रेप्टाइल्स है, वो सब कैसे आराम से रह सके। अगर देखा जाए यहाँ हम एक ज़रूरी बात बोलेंगे कि 2002 से 2022 में हम लोगों का जो फॉरेस्ट कवर एरिया था उसको अगर देखा जाए तो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर एरिया हम लोग का बड़ा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये 48,000 स्क्वायर किलोमीटर था, अभी 58,000 स्क्वायर किलोमीटर बना है। अगर ये मैं नहीं कह रही हूँ या उड़ीसा सरकार नहीं कह रही है, ये अगर देखा जाए ये रिपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का है। ये हिसाब से हमारा फॉरेस्ट भी बढ़ रहा है। इससे सोचिए हमारा गवर्नमेंट कितना काम कर रहे हैं, कितना प्लांटेशन हो रहा है, जिसके वजह से फॉरेस्ट लैंड भी बढ़ रहा है। और यहाँ देखा जाए तो हम अभी आएंगे ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि जंगल भी है हमारा, एलिफेंट रिजर्वर भी है, सब है। अगर देखा जाए तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, तभी क्या होता है ना, कभी कभी एलिफेंट का भी डेथ होता है, कभी कभी ह्यूमन का भी डेथ होता है इस कॉन्फ्लिक्ट में। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने एक ऐप बनाया है जिसको अनुकंपा मोबाइल ऐप बोलते हैं। अनुकंपा मोबाइल ऐप से हम लोग कितने जल्दी एसग्रेसिया मनी जो होता है वो जो विक्टिम होते हैं उनको दिया जाता है। इसके लिए शायद उड़ीसा ही पहला स्टेट है जिसमें अनुकंपा मोबाइल ऐप बनाया गया है। अगर देखा जाए ये जंगल जो है और ये कंकरेंस लिस्ट में आता है, इसमें स्टेट के साथ साथ केंद्र सरकार का भी सहभाग रहना चाहिए, क्योंकि अगर ठीक टाइम से ठीक से पैसा जाएगा, ज़्यादा अमाउंट जाएगा, प्रोजेक्ट जो जंगल का प्रोजेक्ट होता है उसमें जो हाथी रहते हैं, टाइगर्स रहते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो लोग गार्ड्स रहते हैं उनके लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाएगा तो कम से कम हम लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा लाइफ भी दे सकते हैं, अच्छा प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। मगर कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग को देखे हैं गवर्नमेंट का जो, जैसे हमारे पास अभी भारतवर्ष में 30,000 के करीब हाथीज है, एलिफेंट्स है। अगर देखा जाए तो जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उस हिसाब से टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के हिसाब से एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाने के लिए पहले अगर देखा जाए एलिफेंट टास्क फोर्स, इसको पहले 2010 में एक प्रपोजल दिया था। पता नहीं क्यों वो प्रपोजल के हिसाब से कुछ अभी तक कुछ हुआ नहीं, कुछ सोचे नहीं। ये बड़ा दुखद की बात है, क्योंकि हम लोग अगर टाइगर के लिए करते तो हम लोग को एलिफेंट के लिए भी करना चाहिए। अगर देखा जाए तो फिर हम लोग देखते हैं कि जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के माध्यम से जो पैसा खर्चा होता है, अगर देखा जाए तो इस साल
300 करोड़ का बजट आया है टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के लिए, मगर पिछले साल जो था वो 350 करोड़ का था। इस साल थोड़ा कम हुआ है। 350 करोड़ जिस टाइम था, 1400 टाइगर को बढ़ा के वो लोग 3000 टाइगर कर चुके हैं। मगर अगर पैसा अगर कम होगा तो सभी कभी ना कभी टाइगर के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर ये देखा जाए तो हाथी भी इतना है, मगर इस बार हाथियों के सुरक्षा के लिए, हाथियों के लिए खर्चा करने के लिए 35 करोड़ ओनली दिया गया है, बट लास्ट टाइम उसके लिए 70 करोड़ दिया गया था। ये जो 35 करोड़ का भी हम लोग बोल रहे हैं, ये शायद अभी तक मैं तो सितंबर में भी बात की थी, सितंबर तक भी हमारा जो सब बजट था वो बजट नहीं पहुंचा था। अगर बजट भी जो जितना, एक तो कम बजट होता है, अगर दूसरे देखा जाए अगर बजट इन टाइम में नहीं पहुंचेगा तो सबके लिए फिर भी प्रॉब्लम होता है, काम करने के लिए प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर क्या होता है ना, 18-19 में 350 करोड़ बजट था और तभी बैघ्र जो टाइगर कंजर्वेशन है वो बढ़ के बहुत ज़्यादा हुआ था। इस हिसाब से अगर देखा जाए जो ट्रेन और हाथी और टाइगर के हिसाब से ट्रेन लाइन में आपके सबके नज़र में आया होगा, ज़्यादातर हाथियों का डेथ हो जाता है ट्रेन लाइन से कट के। हम लोगों को उसको बहुत जोर से ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से कि वो जो उनके जो यातायात का रास्ता है उनको किस तरह से अंडरपास बनाना चाहिए। जो हमारा देहरादून का जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है ना, वो इसके विषय में प्रपोजल भी दिया था। अगर देखा जाए पेंच टाइगर रिजर्व जो आता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने किस तरह से अंडरपास किए गए हैं, NHI दोनों स्टेट मिलकर, वहाँ पर देखा जाए तो टाइगर को भी सेफ रखा जा सकता है। इस तरह से अगर उड़ीसा में भी NHI के जरिए अंडरपास, जहाँ जहाँ हाथी के ऊपर ट्रेन, हाथी जाने आने का रास्ता है, वहाँ पर अगर हम लोग NHI के हिसाब से, NHI से मिलके गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा उसको सपोर्ट करेगा और उस वहाँ पर अगर अंडरपास बनाया जाता है तो कम से कम जो हाथियों को भी हम लोग सेव कर सकते हैं। और एक बात है, ये जो हाथी है ना, हाथी क्या होता है ना, जो झारखंड हम लोग हाथी और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट उड़ीसा में ज़्यादातर दिखाई देता है। इसके वजह से झारखंड में जो डलमा अंचल, डलमा है एरिया, वो डलमा अंचल का अंचल से, वो एरिया से पश्चिम बंग होते हुए बांकुरा और मेदिनीपुर से बहुत सारे हाथी उड़ीसा में चले आते हैं। अगर देखा जाए वो मयूरभंज जिला है जो हमारे राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी का जिला है, अगर वहाँ दिखा जाए मयूरभंज में रास गोविंदपुर और बेतनटी रेंज जो उसमें, और देखा जाए तो बालेश्वर की जड़ेश्वर और निर्गिल रेंज में ज़्यादा से ज़्यादा हाथी वहाँ पर आते हैं और सारे खेती बाड़ी नष्ट कर देते हैं। किसान बेचारा क्या करे? अगर देखा जाए जो वो फसल लगाता है, जब वो काटने का वो बोता है कितने मुश्किल से और इतना परिश्रम करता है, फिर उसका सब कुछ परिश्रम खत्म हो जाता है जब हाथी आकर उसका जो सुनहरा फसल है उसको सारा नष्ट कर देते हैं। वो मेरा ये सुझाव है, अगर बिल में इतना सारे सब काम है तो देखा जाए तो हाथी को पहले देखना चाहिए कि वो क्यों अपना जो स्थान है वो छोड़कर दूसरा स्थान जाता है। शायद वहाँ पर उनको ठीक से खाने के लिए नहीं मिल रहा, उनका खाने के लिए अगर प्रावधान वहाँ पर करना चाहिए जो डलमा में, और वहाँ पर अगर क्या पानी है, पानी कम है या खाना कम है, किस तरह से वो लोग वहाँ से निकलकर वेस्ट बंगाल के जरिए फिर हमारा उड़ीसा आते हैं और ख़राब होता है सारा चीज़, उसको देखना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा गुरुत्व देना चाहिए कि वहाँ पर कैसे उन लोगों को रखा जाए। पता नहीं, मैं तो सोचती हूँ कि एक सर्वे भी होना चाहिए। पहले हाथी लोग कितना दूर चलते थे खाना खाने के लिए, अभी हाथी कितना दूर चलते, इसका मतलब कहीं खाने के लिए कम होता है उनके आसपास। और ऊपर से अगर हाथी लोग चलते रहते हैं, जो स्टेट होके वो लोग जाते हैं, उन स्टेट को लेके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना चाहिए। जो जंगल, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जब हाथी आते हैं चल के, वो भी खाना खा के भी चले जा सकते हैं, मगर हम लोग उसके साथ छेड़खानी करते रहते हैं। जो जब जहाँ मिल जाए उसके साथ छेड़खानी करते रहते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाएगा तो कम से कम छेड़खानी नहीं होगी। हाथी लोग अगर आएंगे भी वो अपने रास्ते से भी चले भी जा सकते हैं।
ये बहुत सारे ये है, मगर हम लोग की स्टेट में हम अभी भी बोलते हैं कि स्टेट में हमारा जो बिजू पटनायक के नाम से माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो लोग अच्छे काम करते हैं उनके नाम से हम लोग उनको अवार्ड करते हैं। कम से कम ऐसा अवार्ड होना चाहिए सारे भारतवर्ष में, जो आगे बढ़ के जो लोग वाइल्ड लाइफ को और फोना और फ्लोरा को जो लोग प्रोटेक्शन देंगे उन लोगों को अवार्ड होना चाहिए। और देखा जाए तो हमारे फ्लोरा और फोना को भी हमारा प्रोटेक्शन के साथ साथ सबके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अभी बोल रहे थे गाजर घास, हमारे यहाँ भी गाजर घास दिखाई देता है। जो गाजर घास सारा ज़मीन का है ना, जो खेती होता है वो सारे ज़मीन के खेती को नष्ट कर देता है। ये हमारा शेड्यूल एरिया, हाँ हम एक मिनट में साथ, जो शेड्यूल एरिया दिया गया है बहुत सारे अच्छे विचार भी है इसमें। जैसे आर्म्स का जो रिन्यूअल होने के लिए 5 किलोमीटर था, अभी 10 किलोमीटर कर दिया गया है, ये बहुत अच्छा है। मगर जो खेती होता है, जो किसानों का जो नुकसान होता है ना, उसके भरपाई के लिए मैं तो इसमें चाहूँगी, गुजारिश करूँगी थोड़ा अच्छे से अगर आप कंपनसेशन दे दे, कम से कम किसान भी बच जाएगा और जानवर भी कहीं ना कहीं बच जाएगा, जानवर भी नहीं मरेगा। और हमारा जो डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी है उसको हम सबको मिलके बचाना है, ये हम सबका दायित्व है और ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार का भी है, हमारा भी है। हमारा सरकार कर रहा है, उड़ीसा सरकार, मैं चाहूँगी कि केंद्र सरकार का हाथ अगर आगे थोड़ा आए तो हम लोग और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। नमस्कार, वंदे उत्कल जननी, जय जगन्नाथ। धन्यवाद श्रीमती सुल्टा देव जी।